सिंप्लीफाइड, अभी जो मैं बता रहा था वो स्टैंडर्ड्स को सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडेबल कर दिया गया ताकि वो सारे 5 सिस्टम ऑफ आयुष को कवर कर सके। अभी रिसेंट में अभी तक हमारा जो डिफरेंट था, आयुष का स्टैंडर्ड अलग था, सॉरी आयुर्वेदा का स्टैंडर्ड अलग था, होम्योपैथी का अलग था, यूनानी सिद्धा का अलग था। अभी रिसेंट में एक नया स्टैंडर्ड जनरेट हुआ जो पूरा आयुष सिस्टम का इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड बना दिया गया, यानी कि वही एक स्टैंडर्ड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा सब में कॉमन रहेगा। तो दो सेट ऑफ आयुष स्टैंडर्ड्स हैं, पहले हॉस्पिटल्स का और दूसरा सेंटर्स का। जो आप कह रहे थे सर क्लिनिक का, वो सेंटर है, जो वेटरनरी हॉस्पिटल है वो आयुष हॉस्पिटल्स है। एंट्री लेवल प्रोग्राम इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है, यानी कि आप क्वालिटी केयर टू पेशेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस है। तो वैलिडिटी जब आप करवाते हैं सेंटर का या आयुष हॉस्पिटल का, उसकी वैलिडिटी 2 साल बाद होती है, 2 साल बाद आपको उसका रिन्यूअल होता है। यूनिकनेस ऑफ AELC प्रोग्राम यही है कि वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है। द स्टैंडर्ड्स आर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ फुल एक्टिवेशन स्टैंडर्ड। जो हम बता रहे थे अभी, जो फुल हॉस्पिटल एक्टिवेशन करवाते हैं उनके स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, उससे 1/4 कम कर दिया गया AELC प्रोग्राम के। द स्टैंडर्ड्स हैव बीन एंडोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। सो द स्टैंडर्ड्स आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। जब हम आयुष्मान आरोग्य मंत्री की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, दोनों में हम सेम चीज देखेंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का दोनों में लीनियंसी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्टैंडर्ड पेशेंट क्वालिटी के लिए, पेशेंट सेफ्टी के लिए, वो दोनों जगह इक्वली एप्लीकेबल होगा। AELC पोर्टल यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट विल प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन about the simplified certification program requirement and compliances. So AELC is a more cost effective program rather than full accreditation. So जो बेनिफिट की बात कर रहे थे सर, so पेशेंट्स के लिए जो बेनिफिट है, पेशेंट इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। जब आप MBBS एक्रेडिटेशन लेते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को क्वालिटी केयर मिल रहा है, दैट्स व्हाई पेशेंट इज द बिगेस्ट beneficiary. Accreditation or certification result in higher quality of care and patient safety. Then the patient gets service by credential medical staff. जब हम असेसमेंट के लिए जाएंगे या जब आप एडमिट लेना चाहेंगे तो आपको जितना भी स्टाफ है वो प्रॉपर एजुकेटेड एज पर स्टैंडर्ड। अगर कोई मान लो आप नॉट श्योर अबाउट सर, आपको आयुर्वेदा के बारे में बता दीजिएगा, बट हमारे में होता है स्कोप हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई MD पीडियाट्रिक्स है, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलर वो मिलेगा, राइट। आपके में स्कोप अलग निर्धारित है, तो इसमें भी NABH पोर्टल में वो एक स्कोप का भी डॉक्यूमेंट है कि कौन सा आपको एजुकेशन चाहिए, कौन सा स्कोप देने के लिए। पंचकर्मा क्लिनिक के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल क्लिनिक के लिए क्या चाहिए, IPD आप करते हैं कितने मेडिकल कितना रिक्वायरमेंट है, वो सब स्टैंडर्ड निर्धारित है। Then the right of patient are respected and protected. Patient satisfaction is regularly evaluated. Right? So PRE एक चैप्टर है, patient right and education. तो ये उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो पेशेंट का क्या राइट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको क्या जानना जरूरी है, हॉस्पिटल को क्या बताना जरूरी है, ये सब उस चैप्टर में आता है। पेशेंट को कॉस्ट पता होना चाहिए, क्या प्रोसीजर से मिलने वाला वो सब पता होना चाहिए। ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सब उनको ब्रीफिंग करें पेशेंट को, उसके बाद उनका कंसेंट लेके तभी ट्रीटमेंट करें। आप कंसेंट लेते हो कि पेशेंट का कोई प्रोसीजर करने जाते हैं, वो कंसेंट तभी लेते हैं जब आप उनको ब्रीफ कर देते सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो पेशेंट राइट इन एजुकेशन में आता है। देन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट स्टिमुलेट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। किसी भी हॉस्पिटल का कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। आज एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो दूसरे करेंगे तो धीरे धीरे आपका हॉस्पिटल एक इम्प्रूव फैसिलिटी बन जाएगा। तो इट डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू क्वालिटी केयर, इट बिल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। सो कई जगह आपने देखा होगा तो एजुकेटेड पेशेंट्स आते हैं, वो ये बहुत ध्यान रखते हैं कि वेदर हॉस्पिटल इज NABH एक्रेडिटेड और नॉट। इवन जो लैब्स के लिए भी जाते हैं, सर्विसेज के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो वो भी वो देखते हैं कि वो NABH एक्रेडिटेड है कि नहीं है। तो ये कमिटमेंट है, ये पेशेंट मतलब हेल्थ सो ये कम्युनिटी ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब आपके हॉस्पिटल के बैनर पे, आपके हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन शीट पे NABH का लोगो लगता है,
तो ये पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड करता है, राइट। ये NABH एक्रेडिटेड है, ये हमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेगा। So it enable healthcare unit to benchmark with the best. Staff is accredited healthcare organization are more satisfied due to continuous learning. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और स्टैंडर्ड है NABH स्टैंडर्ड्स में कि हम हर स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको देते हैं, चाहे वो कोड की ट्रेनिंग हो, कोड रेड, कोड बी, कोड टी, कोड ब्लू, ठीक है, फायर की ट्रेनिंग हो, राइट, किसी लाइक स्किल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, ठीक है, CPR की ट्रेनिंग हो। तो ये ट्रेनिंग से क्या होता है कि स्टाफ की भी नॉलेज बढ़ती है और स्टाफ के अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब वो पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी ऐसा कोई चीज़ फेस करते हैं वो, सडनली कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया बाहर गेट पे, और वहाँ पर डॉक्टर के पहुँचने से पहले उस स्टाफ को पता होना चाहिए हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, राइट। कोई फायर लग गई आपकी फैसिलिटी में, कैसे आप उसको इनिशिएट करोगे, उसके कोड को कैसे आप उसको मैनेज करोगे, कैसे आप सबको इन्फॉर्म करोगे ताकि सही समय पे आपके पास सुविधाएं पहुँच सके और आपका वो नुकसान होने से बच सके। तो वो सब ट्रेनिंग के थ्रू स्टाफ सीखता है, और जब भी स्टाफ को सीखेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। So it enhance professional growth of clinicians and paramedical staff while fostering leadership in quality improvement. So third party benefits are it offer an objective system for empanelment by insurer and other third parties, right। जैसे हम कहते हैं कि empanelment लेते हैं, TPA लेते हैं, तो वो थर्ड पार्टी जो इंश्योर होते हैं वो भी आपको NABH एक्रेडिटेशन देके ही वो आपका empanelment प्रोवाइड करेंगे। Accreditation or certification ensure access to reliable verified information of facility, infrastructure and level of care. Then driving factors क्या क्या है, मतलब क्यों आपको कराना चाहिए, डिफरेंट एक्ट जो है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेशन, एम्पैनलमेंट्स है, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स एंड हेल्थ टूरिज्म, जो हमने पहले पढ़ा था, वो सारे प्रोग्राम इसके अंदर। देन अभी हमने बताया था सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, जो क्लिनिक्स हैं वो सेंटर्स हैं, जो IPDs है आपका हॉस्पिटल, ठीक है। आयुष हेल्थकेयर ऑर्गेनाइजेशन विद ओनली OPD सर्विसेज और डे केयर क्लिनिक कम्स अंडर आयुष सेंटर्स एंड आयुष हेल्थकेयर ऑर्गेनाइजेशन विद लेवल ऑफ विद लिस्ट 5 इन पेशेंट बेड्स, वो आयुष हॉस्पिटल्स हैं। सो AELC स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमने पहले बताया था, फर्स्ट 5 चैप्टर और नेक्स्ट 5 चैप्टर पेशेंट सेंट्रिक है और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक है, राइट। सो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है, आयुष हॉस्पिटल में 10 चैप्टर्स हैं, आयुष सेंटर में 8 चैप्टर हैं, टोटल स्टैंडर्ड 37 है, एंड सेंटर में 29 स्टैंडर्ड्स हैं, 146 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है आपके हॉस्पिटल में एंड 140 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है आपके स्टैंडर्ड में। तो आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड और एलिमेंट्स क्या होते हैं, यू हैव सीन समवेयर, आपने किसी ने NABH का स्टैंडर्ड बुक देखा, किसी ने नहीं देखा, वो मैं अभी लास्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो एक बार आपको स्टैंडर्ड्स का मैनुअल दिखा देंगे कि वो कैसे होते हैं। एक्चुअली हर चैप्टर है, जैसे AEC, COP, MOM, PRE, HIC, ये चैप्टर्स के नाम हैं। उन चैप्टर्स के अंदर एक स्टैंडर्ड है, बड़ी बोल्ड लाइन लिखी होती है, वो एक ब्रीफ आपको आइडिया देता है कि इस चैप्टर के इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या है। उस स्टैंडर्ड में फिर डिफरेंट एलिमेंट है, जिसमें आपको बताया जाता है कि पॉलिसीज चाहिए, मैनुअल चाहिए, आपको क्या होगा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो एलिमेंट्स के अंदर आता है। तो चैप्टर आता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड आता है, उसके अंदर भी एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो ये 10 चैप्टर और 8 चैप्टर सेंटर में डिफरेंट है। देन अभी हम पहले चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज AAC, एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। तो अभी हम पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि स्लाइड में प्रैक्टिकल तो एक्सेस असेसमेंट और कंटिन्यूटी ऑफ केयर जब हम देखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं बाहर से, हॉस्पिटल फैसिलिटी के बाहर से। सबसे पहले हम एंटर करें, आप बीइंग अ पेशेंट अपनी फैसिलिटी में खुद से एंटर करके देखोगे ना जैसे, तो आपको पता लगेगा कि पेशेंट क्या लैकिंग फील कर सकते हैं। आपको रैंप चाहिए, आपको स्टेयर्स प्रॉपर होना चाहिए, कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर साइनेजेस होने चाहिए, स्टेयर्स अगर कोई डिफरेंट है तो उसमें मार्किंग होना चाहिए येलो स्ट्रिप का, ठीक है। साइनेजेस आपको इन्फॉर्म करेगा कि कैसे आप
हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, पेशेंट को डायरेक्शन देगा, वो साइनेसिस लगे होने चाहिए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन काउंटर टू फार्मेसी एंड कमिंग बैक आउट ऑफ द हॉस्पिटल। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैसिलिटी की होती है। पेशेंट जब एंटर करेगा किसी फैसिलिटी के अंदर, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके जब तक बाहर नहीं निकल जाता, उस हॉस्पिटल में उस पेशेंट के साथ कोई भी अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेटली होती है तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है। उसको मैनेज करने के लिए आप लोगों को एक एक चीज़ देखते हैं, पेशेंट आए तो उसके लिए लैब भी हो, कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस भी हो, आपके पास सारे फोन कॉल्स हों, सब चीज़ें साइनेसिस पर डिस्प्ले हो, डूज एंड डोंट्स हो, हॉस्पिटल के विजन मिशन हो, कौन सा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उसकी फीस कितनी है, अगर आपको एमरजेंसी सिचुएशन है या रेफरल, आपको रेफरल रजिस्टर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। देन केयर ऑफ पेशेंट में भी यही आता है, ये बेसिकली पॉलिसी प्रोसीजर होती है। ऐसे मैंने बताया था कि आप एक हर चैप्टर का एक मैनुअल बनाते हैं, AS में स्टैंडर्ड है उसको पढ़कर हम मैनुअल बनाएंगे कि हम ये फॉलो करते हैं, राइट। अब आप हमें बताएंगे कि आप पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं कर रहे हैं, देयर शुड बी डिस्प्लेड दैट देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फी, नो चार्जेस। अगर आप कह रहे हैं हम चार्ज कर रहे हैं तो आपके डिस्प्ले में लिखा होना चाहिए। आपने हमें बताया कि आप चार्ज कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, हमने बस चेक किया कि आपने वो पेशेंट को देखने के लिए, हम समझने के लिए वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ कि नहीं किया, ठीक है। तो COP है दैट एम टू गाइड एंड एनकरेज पेशेंट सेफ्टी एज द ओवरऑल प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट। इसमें बहुत सारी आपकी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी फायर और नॉन फायर एमरजेंसी भी आती हैं, ठीक है। अगर आपके हॉस्पिटल में कोई आग होगी तो आप कैसे मैनेज करोगे। पेशेंट, अगर हम IPD की बात करें, पेशेंट आपके IPD में भर्ती है, ठीक है, अब आपके हॉस्पिटल में आग लगी तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे कोड इनिशिएट करोगे, कैसे उस पेशेंट को सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकालोगे या कहाँ भेजोगे। कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, उस सिचुएशन में आप कैसे एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करोगे या कैसे आप एम्बुलेंस से उस पेशेंट को रेफर करोगे, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि अगर आज एक पेशेंट आया है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है इंक्लूडिंग टाइम, ठीक है। जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें हम एक चीज़ फॉलो करते हैं, हम फॉलोइंग और नॉट। जब हम इंग्लिश में कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ऑल कैप्स SNDT, यानी कि सारे अल्फाबेट्स कैपिटल्स में होंगे, साइन, नेम, डेटेड एंड टाइम। टाइम भी बहुत वैल्यू है, जब अक्सर लोग मिस कर देते हैं, SNDT का फॉलो करते हैं, टाइम मिस कर देते हैं। पेशेंट कब आया, कितने बजे आया OPD में, कितने बजे IPD में गया, कितने बजे वो बाहर चला गया, राइट, वो सब टाइम होता है। अगर आपने पेशेंट को रेफर करा है तो आपके पास एक रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास ADR के साथ आया है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको पता होगा, ठीक है, तो वो आपके पास नोट होना चाहिए, ठीक है। उसके अगर क्या उसका कंसिक्वेंस हो सकता है वो सब आप श्योर आपको जानते होंगे कि अगर आप ADR नोट नहीं कर रहे हैं या कहीं पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ADR, तो उसके बहुत कंसिक्वेंसेस होते हैं, राइट। आप लोग नोट करते हैं, कितने लोग ADR नोट करते हैं या रेफर करते हैं, IPD करने से, IPD करने से आप रेफर और ADR नोट करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह तो नहीं, उसके लिए हमें MOU भी चाहिए होती है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप कह रहे हैं कि हम एक पेशेंट आया, हमने उस हॉस्पिटल में भेज दिया, वो हॉस्पिटल आपके पेशेंट को क्यों भेजा, है ना, मना भी तो कर सकता है, हम नहीं कर रहे, आपने वहीं को भेजा। उसके लिए आप उस हॉस्पिटल के साथ एक MOU साइन करते हैं कि सर्टेन कंडीशन में, MOU लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें बहुत डिस्क्राइब से लिखा होता है कि अगर कोई सर्टेन कंडीशन आती है या सर्टेन एमरजेंसी आती है, उस सिचुएशन में आप अपने पेशेंट को हम आपके हॉस्पिटल में भेजेंगे, तो उसमें दोनों पार्टी उस पर साइन करते हैं। ऐसे ही आपका एम्बुलेंस का MOU होता है। अगर आपके पास इन हाउस एम्बुलेंस नहीं है तो आप जहाँ से फ़ोन करोगे, जिनके पास कॉल करोगे, तो प्रायोरिटी बेसिस पर आपका रिक्वेस्ट एम्बुलेंस का MOU चाहिए आपको। लॉन्ड्री सर्विसेज, अगर आप IPD कर रहे हैं, बैटरी टाइम शोर गंदी होती होगी, उसको वॉश कराना है, उसको वापस लाना है सही तरीके से, ठीक है, उसके लिए लॉन्ड्री का MOU होता है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी हम किसी वॉशिंग मशीन में उसको धुल लेंगे, वॉश कर देंगे, क्योंकि जो भी पेशेंट के टच में आता है कोई बायोमेडिकल वेस्ट हो, ठीक है, उसको प्रॉपरली वॉश कराना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रजिस्टर, उसका MOU, उसका ट्रेनिंग, उसके ऑडिट, ये सब हम देखते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग है, आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है ही ना, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट
कई छोटे क्लिनिक हमने सुना है वो कहते हैं कि आपको बायोमेट्रिक को जनरेट नहीं करते दवाई लेके भेजेगा, ऐसा नहीं है ना। यू आर बाउंड टू गेट एन एमओयू फॉर BMW, ठीक है। तो बायोमेट्रिकल वेस्ट का एक एमओयू होगा, ठीक है, उसका एक रजिस्टर बनेगा जो किस टाइम आया, कितने के जी आपका रेड बिल से ले गया, कितने के जी येलो बिल से ले गया, वो सब आपके रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर जाने से पहले एक सेफ सिक्योर एरिया में 48 घंटे से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते बायोमेट्रिक लिस्ट। तो वो एक स्टोरेज आपके हॉस्पिटल के बाहर जाकर पेशेंट का एक्सपोजर ना हो वहाँ पर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके लिए आपको ऑडिट भी करना है, इंटरनल ऑडिट भी आप करेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे स्टाफ का, वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रजिस्टर, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कराते हैं ऐसे ही नहीं है कि हम जब असेसमेंट के लिए जाएंगे तो आप बोलते हैं हमने ट्रेनिंग करवा दी, ठीक है। ट्रेनिंग करवाने से पहले आप एक एजेंडा निकालेंगे कि हम इस दिन इस तारीख को इस चीज़ की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग यहाँ पर रखी जाएगी, इसका एजेंडा यही है, ठीक है। फिर जब ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना है कि कौन कौन मेंबर थे, कौन अटेंडेंस थे, कौन एब्सेंटीज थे, और आपने उस ट्रेनिंग में क्या डिस्कशन किया या उस एजेंडा को क्या फॉलो हुआ, और नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग कब है, और नेक्स्ट फॉलो अप एक्शंस क्या करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन में हमारा पूरा फार्मेसी आता है। फार्मेसी में आप कैसे दवाइयाँ ला रहे हो, उसका इनवॉइस किससे ला रहे हो, इन केस आपके पास दवाई नहीं होगी तो पेशेंट कहाँ से लेगा, उसके बाद उसका मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, लेबलिंग, ये सब चीज़ें, लासा, ठीक है। लासा सुना होगा आपने, लुकलाइक सांपलाइक मेडिसिन, एक जैसे दिखने वाली और एक जैसे बोलने वाली दवाई, सेम नाम वाली दवाई, दोनों का सेम होगा, तो वो सेपरेट रखी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों सेम जगह रखी होगी, मान लीजिए एक वाइट डब्बी है उसका लाल ढक्कन है, दोनों एक साथ मेडिसिन रखी हुई है, फार्मासिस्ट गलती कर सकता है, एक दवाई की दूसरी उठा के दे सकता है, तो वो लासा मेडिसिन होती है, उसके लिए आपको नेमिंग टैगिंग को करना है, ठीक है। देन आपकी इमरजेंसी मेडिसिन, हाई रिस्क मेडिसिन, ये सब आपको सेपरेटली स्टोर करना है। तो कोई आपका नियर एक्सपायरी का आपका प्रोटोकॉल कर दीजिए, कितने महीने पहले जो दवाई होगी उसका नियर एक्सपायरी कंसीडर करेंगे। मान लीजिए आपकी एक्सपायरी डेट अगस्त में, आप कहते हैं कि हम 4 महीने पहले को नियर एक्सपायरी मांगेंगे, फिर हम नहीं बताएंगे, आप हमें बताएंगे कि हम इसको 4 महीने पहले को नियर एक्सपायरी मांगेंगे, ठीक है। वो हम चेक करेंगे कि 4 महीने पहले आपने उसकी सेपरेट लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई, ठीक है। देन PRE, पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन, पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन उसके कॉस्ट के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, और कितने दिन वहाँ पर आप उसको रखोगे, वो सब एजुकेशन होना चाहिए उसको सारी चीज़ें डिस्प्ले में होनी चाहिए, सब साइनेजेस लगे होने चाहिए ताकि पेशेंट उसको पढ़ सके और अपने बात में डिसाइड कर सके कि वेदर इज गोइंग टू टेक ट्रीटमेंट। Right? So patient and family members are educated about bachcha are then a document process for obtaining patient or family consent. अभी आप बता के consent आप लेते हैं, तो consent is also a mandate. Patient and families have right to information and education about their healthcare need in language and manner that is understood by them. जो भी signages, जो भी document आप हॉस्पिटल में रखेंगे, वो सब बायलिंगुअल होते हैं, यानी कि 2 भाषा में, ठीक है। एक इंग्लिश और एक जो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करी जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा, जैसे कहीं और साउथ में जाएंगे तो इंग्लिश और उर्दू भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो सारे इवन जो आपका कंसेंट होगा, कंसेंट भी बायलिंगुअल होता है। इवन सर आप रिसर्च में जो हम करवाते हैं बायलिंगुअल होता है, और उसको हम आप करवाते हैं वेरीफाइड करवाते हैं रिसर्च करिए, हाँ, उसका भी एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है बेसिकली, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप रिसर्च में जाएंगे, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप जब हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, तो ट्रांसलेशन किया जाता है, तो ट्रांसलेशन हम खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए एजेंसीज हैं, वो ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, स्पेशली 2 चीज़ों के लिए। पहला है आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन होता है, और दूसरा आपका कंसेंट फॉर्म होता है।
ये 2 फॉर्म के लिए स्पेशली इन रिसर्च सेंटर्स में वो ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट आपको लेना है। सर रिसर्च यूनिट का नहीं, ऐसे आप जैसे कोई आईपीडी कर रहे हैं, ओपीडी कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम इन पेशेंट को रिसर्च में एनरोल करते हैं, तो अल्टीमेटली तो पेशेंट के लिए हो रहा है, तो पेशेंट का रिसर्च जो कर रहे हैं उसका कंसेंट लेके करेंगे। पेशेंट को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप उसको एज अ रिसर्च सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो कंसेंट फॉर्म हम देखेंगे क्योंकि इट बिलोंग्स टू पेशेंट सेफ्टी, वेदर पेशेंट नोज अबाउट दैट और नॉट। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है बट पेशेंट के कंसेंट के साथ भी, वो कंसेंट हम देखें क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी के साथ जुड़ा है। देन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट और शायद सबसे ज़्यादा एनसी वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें आप हर एक चीज़ देखते हैं, फ्रॉम हैंड वॉशिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हॉस्पिटल का इन्फेक्शन HAI बोलते हैं, हॉस्पिटल का इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे HIC चैप्टर में है। बाकी डिटेल चैप्टर के लिए आप स्टैंडर्ड से पर रेफर कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में आई एम श्योर आप मोस्ट ऑफ यू विल गोइंग टू गेट दिस एक्टिवेशन। हाँ, POI में आप जा सकते हैं, तो उसमें आप ब्रीफली इसको समझ सकते हैं। वो आदत है ना सर, अंदर से वो तो फिर कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट आया, UHID की बेसिकली इसमें बात होती है, एक पेशेंट आया उसका आपने UHID जनरेट किया, ठीक है, वो UHID उसी पेशेंट का रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल बाद आया तो आपने उसको नया UHID दे दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिले वैली बट UHID शुड बी सेम, ताकि कंटिन्यूटी में इजी हो, फॉलोअप में इजी हो। आप अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन पॉलिसी भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन पॉलिसी बोलते हैं, कितने सालों तक आप डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करोगे